हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो गाइस, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में एनसीईआरटी ज्योग्राफी की। बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। इससे पहले क्लास 6 क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर हो चुकी है। अब हम क्लास 8 की एनसीईआरटी कर रहे हैं। इसके ऊपर भी 3-4 वीडियोस आ चुकी हैं। तो क्लास 8 की एनसीईआरटी आप कवर करते चल जाइएगा। सब चीज़ें इसमें समझाई जा रही हैं, पूरी ज्योग्राफी तैयार हो रही है। अगर आपने ये सारी वीडियोज़ देख ली तो आप मान के चलिए कि आपकी 80 से 90% ज्योग्राफी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ और बुक्स पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी की, जिससे हमारी ज्योग्राफी यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से भी तैयार हो जाती है। ऑप्शनल इसमें मैं नहीं काउंट करूंगा, लेकिन प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको सब समझ में आ जाएंगे। तो क्या बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आरएआरओ सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। सारी पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड की जा रही है ये वाली। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो आरओआरओ सचिवालय की तैयारी करें या उत्तराखंड की तैयारी करें किसी भी एग्जाम की, या यूपी पीसीएस 2023 देना चाह रहे हो, बीपीएससी देना चाह रहे हो, तो वो सभी लोग, और साथ साथ अगर यूपीएससी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कंटेंट, सारी गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड की जा रही है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही हैं और डेली एमसीक्यू टेस्ट प्रैक्टिस भी चल रही है। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करें, बता सकते हैं गाइस कि कई सारी चीज़ें ये सब कवर हो चुका है पिछली वीडियोस में। जो इसकी प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जरूर से जरूर एक बार देख लीजिएगा। जितनी भी वीडियोस आई हैं उन सबको आप जरूर से जरूर देख लीजिए, जिससे कि आपकी फुल तैयारी हो जाए। अब बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, मृदा निर्माण में उसके कारक क्या हैं, फैक्टर क्या हैं। यहाँ तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे और आज हम यहाँ से कवर कर रहे हैं। तो जो मेजर फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के, वो क्या हैं? द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब देखिए, जो मेजर फैक्टर हैं, जो मुख्य कारक हैं, प्रमुख कारक जो हैं वो क्या है? एक तो जो मूल चट्टान है, पेरेंट रॉक है, उसकी प्रकृति कैसी है, और वहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? दूसरे फैक्टर्स, ये तो प्राइमरी फैक्टर्स हैं दोनों, और दूसरे फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं कि वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है, यानी कि स्थलाकृति कैसी है। फिर ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या रोल है, कार्बनिक पदार्थों की क्या भूमिका रही है, और सॉइल फॉर्मेशन की कंपोजिशन में कितना समय लग रहा है। तो ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे कि टोपोग्राफी हुई यानी स्थलाकृति हुई, ऑर्गेनिक मटेरियल हुआ, कार्बनिक जो पदार्थ है, ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से होती हैं। तो जगह जगह पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो अगर हम देखें, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं और हम देखें तो सॉइल का क्या है, ये फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं, यानी मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पेरेंट रॉक है, यानी कि अब क्या है इसमें, पेरेंट रॉक क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है कलर को, टेक्सचर को, केमिकल को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, मिनरल और कंटेंट परमेबिलिटी को, यानी कि जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म और खनिज मात्रा पारगम्यता को निर्धारित करती है। फिर बात आती है रिलीफ की। अब रिलीफ देखते हैं कि वहाँ पे एल्टीट्यूड कैसा है, स्लोप कैसा है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल कैसा है, यानी कि उच्चता, तुंगुता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते रहे हैं। फिर फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखें तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे जो ह्यूमस बनता है उसको अफेक्ट करते हैं, यानी कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर समय की बात करें तो इससे मिट्टी कितनी मोटी है उसका पता चलता है। तो यानी कि अगर हम समय की बात करें तो समय से मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करा जाता है। फिर क्लाइमेट की बात करें तो जलवायु से क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी कि क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन की। जलवायु से वहाँ पे जो वातावरण हो रहा है, तापमान है, और उसके बाद वहाँ पे जो वर्षा होती है, उससे अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, यानी कि जैसे टेम्परेचर होगा, बारिश होगी, उसी हिसाब से वहाँ पर
जो वेदरिंग है यानी चीज़ों का जो टूटना है, अपक्षय है, और जो ह्यूमस का फॉर्मेशन है, वो चीज़ें समझ में आती हैं। नेक्स्ट आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि मिट्टी का क्षरण किस तरह से होता है, डिग्रेड कैसे होती है, ख़राब कैसे होती है वो, और हम किस तरह से उसको कंजर्वेशन कर सकते हैं, उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। अब देखिए, सॉइल यानी कि मिट्टी अपने आप में एक संसाधन है, सोर्स है, रिसोर्स है। लेकिन अगर हम देखें तो मृदा अपरदन अगर हम कहें, सॉइल इरोजन अगर कहें, और ह्रास अगर कहें, जैसे कि वो अगर बारिश हुई और बारिश होकर मिट्टी बह गई क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं हुए, तो जो टॉप फर्टाइल सॉइल थी अगर वो ऐसे बह जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि सॉइल इरोजन कहते हैं। और इस वजह से जो जो उपजाऊ मिट्टी थी वो हमारी लूज हो जाएगी, और वहाँ पर जो खेती हो सकती थी या चीज़ें उग सकती थी वो नहीं हो पाएंगी। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब चाहे वो इंसान हो और प्राकृतिक चीज़ें हों, दोनों ही कारक हो सकते हैं जो मिट्टी का कंजर्वेशन, जो मिट्टी का क्षरण करवाने में, मिट्टी का इरोजन करवाने में कारक साबित हो सकते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। अब मिट्टी की क्वालिटी कैसे कम होगी, सॉइल डिग्रेड कैसे होगी, अगर हम वो देखें तो वो क्या हो सकता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का काटना, जंगलों का काटना, ओवर ग्रेजिंग ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम देखें, अत्यधिक चराई अगर हम कहें, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स, हम बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेन वॉश, अगर बहुत तेज़ बारिश हो और बारिश में वो रेन वॉश हो जाए यानी कि बह के चली जाए, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों से जो मिट्टी की क्वालिटी है वो सब खराब हो जाती है, मिट्टी क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो अब मृदा संरक्षण के तरीके क्या हैं, हम किस तरह से उनको, मृदा को संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका आता है मल्चिंग का। अब ये मल्चिंग क्या है इसको देखते हैं। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो क्या होता है कि जो मान लेते हैं जो प्लांट है यानी कि जो पेड़ है, प्लांट के चारों तरफ अगर जो मिट्टी, खाली मिट्टी होती है, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि जो स्ट्रॉ है यानी कि जो भूसा है, या आप कह सकते हैं जो स्टबल होता है, जैसे हम कहते हैं ना पराली जलाने को, हम कहते हैं कि आजकल पराली जलाने का चल रहा है सर्दियों में, तो स्टबल बर्निंग का जो स्टबल होता है उससे उसको कवर कर देते हैं, जिसके वजह से मिट्टी में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो बनी रहती है। नेक्स्ट आता है कॉन्टूर बैरियर्स। तो कॉन्टूर बैरियर्स क्या है, जैसे कि पत्थर हैं, ग्रास है, मिट्टी है, इनको हम बैरियर्स बनाते हैं इनसे कॉन्टूर्स के हिसाब से। कॉन्टूर्स क्या होता है अपना में, कॉन्टूर एक इमेजिनरी लाइन होती है, कंटूर भी कह सकते हैं इसको, कॉन्टूर्स भी कहते हैं। ये अपने आप में एक इमेजिनरी लाइन होती है जो जो आपको सतह पे दिखेगी नहीं, लेकिन किसी जगह को मैप करने के लिए, बनाने के लिए, मैपिंग करने के लिए उसकी हेल्प की जाती है। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर। तो ट्रेंचेज बना दिए जाते हैं, गड्ढे बना दिए जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो सके और पानी जो है फ्री फ्लो ना हो, पानी वहाँ पर कुछ टाइम रुके, जिससे वो मिट्टी के अंदर जाए, पानी वहाँ जाएगा तो मिट्टी उसको, पानी को सोख लेगी और वो फसलों के लिए फिर काम आएगी। फिर आता है पत्थरों से, चट्टानों से डैम बनाना, रॉक डैम। तो रॉक्स को पाइल अप कर लिया जाता है जिससे कि पानी के फ्लो को धीमा किया जा सके, जिसके वजह से गली फॉर्मेशन और मिट्टी का लॉस नहीं होता है। देखिए गली फॉर्मेशन क्या है, जब पानी लगातार बहता है तो वो किसी सतह पर इस तरह से गली बना देता है, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर पानी बहुत तेज़ स्पीड में बहने लगता है, साथ ही साथ वो मिट्टी के कटान करने लगता है, मिट्टी को काटता है और मिट्टी को बहाकर नीचे ले जाने लगता है। नेक्स्ट आता है टेरेस फार्मिंग की। अगर हम बात करें तो अब टेरेस फार्मिंग क्या है, अगर हम देखेंगे तो ये होती है कुछ टेरेस फार्मिंग पहाड़ी सतहों पे सब इसी तरह से, क्योंकि पहाड़ होता है तो वहाँ पे ऐसे टेरेस बना लिए जाते हैं और ऐसे टेरेस बना बना के वहाँ पर खेती की जाती है। तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स या टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। अब देखिए जो स्टीप स्लोप्स हैं, बहुत ही खड़ी जो ढलान है पहाड़ों की, वहाँ पर कुछ फ्लैट स्लैब बनाए जाते हैं जहाँ पर हमें ज़मीन मिल जाए थोड़ी सी और वहाँ पे हम खेती कर सकें, सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। फिर नेक्स्ट आती है इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है ऑल्टरनेट रोज में, यानी कि एक रो में आपने एक तरह की फसल उगाई, फिर दूसरी रो में दूसरी तरह की फसल है, फिर तीसरी रो में तीसरी तरह की फसल है। इस तरह से आपने अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग रोज में उगाया, एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स, और उनको बोया भी अलग अलग समय पे, जिसके वजह से जो मिट्टी है
वो हम रेन वॉश है, यानी कि जब बारिश पड़ेगी और बारिश पड़ने से जब पानी बहता है तो मिट्टी भी उसके साथ बह जाती है, उस चीज़ से मिट्टी को बचाया जा सके। फिर कॉन्टूर प्लगिंग की अगर हम बात करें, खेती करने की बात करें, तो प्लगिंग अगर हम करें यानी कि अगर हम जुताई करें कहाँ पे, पैरेलल टू द कंटूअर्स के पैरेलली अगर हम करें तो पानी के साथ मिट्टी को बहने से हम रोक सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट, आश्रय पेटियाँ यानी कि शेल्टर बेल्ट्स। तो ये वो शेल्टर बेल्ट है जैसे कि जो डेजर्टी एरियाज़ हैं जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो वहाँ पे अगर आप इस तरह से लाइन से अगर पेड़ लगा देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर हवा चलेगी तो वो साथ में मिट्टी को उड़ा के नहीं लेके जा पाएगी, क्योंकि हवा की स्पीड इन पेड़ों से टकरा के थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो कोस्टल एरियाज़ में जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, सूखे रीजन्स में, ड्राई रीजन्स में, डेजर्टी एरियाज़ में जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है, तो ट्रीज़ की जो रोज़ हैं, इस तरह से एक पेड़ की जो रो है उसको आपने लगा दिया टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर, यानी कि जो विंड का मूवमेंट है, हवा का जो चाल है उसको चेक करने के लिए, जिससे कि सॉइल कवर को हम प्रोटेक्ट कर सकें, सॉइल कवर जो है वो बह के ना जा पाए। फिर पानी की बात करें तो वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो पानी अपने आप में एक वाइटल है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ऐसा माना जाता रहा था अभी तक। लेकिन जिस हिसाब से इंसान काम कर रहा है और हम बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स यानी कि पानी को बहुत ज़्यादा दूषित कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से वेस्ट जा रहा है, घरों से वेस्ट निकल रहा है, उसकी वजह से पानी प्रदूषित होता जा रहा है। और जो पानी पहले रिन्यूअल माना जाता था कि वो पानी रिन्यू हो सकता है, वापस से नया हो सकता है, अब वो प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म होती जा रही है। 3/4 अगर हम धरती का सरफेस कहें तो वो पानी से कवर्ड है, इसलिए इसको वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन बात यह है कि 3/4 कवर होने के बावजूद भी पीने का पानी या मीठा पानी जो है, फ्रेश वाटर जिसको कहते हैं, वो पानी बहुत ज़्यादा कम है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगैन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर पहले। तो अब ये माना जाता है कि 3.5 बिलियन साल पहले जो प्रिमिटिव ओशंस हुआ करते थे, पुराने टाइम के जो ओशन था, उस टाइम पे आदिम महासागर जो था, उस टाइम पे जीवन की शुरुआत हुई थी। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। आज भी 2/3 जो है वो धरती का सरफेस जो है ओशंस ने कवर कर रखा है, एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और प्लांट लाइफ है या एनिमल लाइफ है तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है समुद्र की वजह से। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन। ये सबको पता है कि समुद्र का पानी जो है वो नमकीन होता है, और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यानी कि इंसानों के पीने के लिए, जानवरों के पीने के लिए, जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं उनके पीने के लिए, और साथ साथ जो जानवर जो ज़मीन पर पेड़ उगते हैं उनके लिए वो पानी सही नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अगर हम ताज़े पानी की बात करें, फ्रेश वाटर की बात करें, ये मात्र 2.7% है धरती पर। नियरली 70%। अब इस 2.7% का भी 70% जो पानी है वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको आइस शीट्स में मिलेगा और ग्लेशियर में मिलेगा। ग्लेशियर कहाँ के? अंटार्कटिका के, ग्रीनलैंड के और माउंटेन रीजन्स के, जैसे कि हिमालयाज पे हैं और अलग अलग माउंटेन सिस्टम पे जो ग्लेशियर्स हैं। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। उनकी लोकेशन की वजह से वो इनएक्सेसिबल है। हम ना तो अंटार्कटिका जा सकते और ना ही हम आर्कटिक जा सकते। मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आप जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से जाके आप पानी लेके आ पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। यानी पूरी धरती पर मात्र 1% फ्रेश वाटर ऐसा है जो लोगों के लिए यूज़ करने लायक है, और वो 1% पानी के ऊपर 800 करोड़ लोग हैं, और दुनिया भर के पेड़ हैं और दुनिया भर के जानवर हैं। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। अब ये पानी आपको कैसे मिलता है? कुछ पानी हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, ज़मीन के अंदर से आता है। सरफेस वाटर है, सतह पे बहने वाला पानी है, जैसे कि नदियों में, झीलों में, और एटमॉस्फेयर में अगर हम बात करें, वायुमंडल में अगर हम बात करें, तो वहाँ पर वाटर वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में वो पानी अवेलेबल है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। अगर हम देखें तो ताज़ा पानी जो है अपने आप में वो सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ है। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम वगैरह जितनी भी चीज़ें आती हैं वो बाद में आती हैं, डायमंड वगैरह चीज़ें। मेन जो चीज़ है धरती पे अवेलेबल, वो सबसे ज़्यादा जो रेस्पेक्टफुल चीज़ है वो पानी है। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। सिंपल सी बात है, पानी को ना तो आप घटा सकते हो, ना ही पानी को आप जोड़ सकते हो, क्योंकि पानी ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पानी धरती पे ही रहेगा, वो धूप से वाष्प बनेगी, ऊपर उड़ जाएगा और वापस से बारिश होकर नीचे आ जाएगा। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, इसी में ये चीज़ चलती रहती है। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। पानी का जितना भी वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो ना घटेगा ना वो बढ़ेगा। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी
बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। अब उसकी जो अबंडेंस है कि वो कितनी मात्रा में आपके पास अवेलेबल है वो अलग अलग हो सकता है, कि अभी आपको लग रहा है कि पानी कम है, कहीं पे आपको लग रहा है कि पानी ज़्यादा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस जगह पे हम देख रहे हैं और किस टाइम पे हम देख रहे हैं। तो पानी की वहाँ पे जैसे बारिश के टाइम पे आप देखेंगे तो पानी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। फिर अगर आप उत्तराखंड की मैं अगर बात करूँ तो उत्तराखंड में अगर आप पानी को जनवरी फरवरी में देखेंगे तो आपको पानी कम मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे सर्दियाँ हैं, यहाँ पे पानी बारिश नहीं हो रही है तो पानी की मात्रा कम होगी। तो इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशंस। पहले ओशन में जाता है, फिर हवा में, फिर ज़मीन पे आ जाएगा, फिर वापस से समुद्र में चला जाएगा। और ये इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ का जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। यानी वाष्पीकरण का प्रोसेस अगर हम कहें और उसके बाद फिर वर्षा का प्रोसेस कहें और अपवाह का एक जो प्रक्रिया है वो कहें, तो ये निरंतर चलती रहती है। इसको हम जानते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, यानी कि जल चक्र कहा जाता है इसको। 1975 में द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ वाज 3850 CU किलोमीटर, यानी क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। तो अगर हम देखें 1975 में इंसानों के लिए यूज़ के लिए जो पानी है, कंजम्पशन ऑफ वाटर जो है कि इंसान जो यूज़ कर रहा है वो 3850 क्यूबिक किलोमीटर प्रति साल था कि इतना पानी हम यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम 2000 तक बात करें तो 2000 तक इसी पानी की जो खपत है वो 3850 क्यूबिक किलोमीटर से बढ़कर 6000 क्यूबिक किलोमीटर हो गई है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक ड्रिपिंग टैप, यानी कि एक जो घरों में हम एक देखते हैं कि ज़्यादातर अधिकांश घरों में एक कोई ऐसी टंकी होगी जहाँ से लगातार एक एक बूंद करके पानी टपकता रहेगा। हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर स्टडी की जाए तो ये पता चला है कि वो जो टपकती हुई एक टंकी थी जो लगातार निरंतर टपक रही थी, कहीं पे भी हो सकती है, आपके घरों में, बाथरूम्स में हो सकती है, किचन में हो सकती है, तो वो जो टंकी थी एक साल में 1200 लीटर पानी उसमें से बह सकता है उस एक एक बूंद के गिरने के वजह से। ह्यूमंस यूज़ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर, ये हमें पता ही है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने के साथ साथ कपड़े धोने के लिए, चीज़ों को धोने के लिए, कार वॉशिंग के लिए, बाइक वॉशिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेजेस। अब और ज़्यादा हम इस्तेमाल किस में कर रहे हैं, पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल खेती में हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, बिजली बनाने में हो रहा है। डैम्स बनाकर हम पानी को रोकते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में बिजली बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पानी का उसमें वेस्टेज नहीं है, क्योंकि पानी सिर्फ टरबाइन को घुमाने के लिए है, वापस वो पानी वापस से फिर आगे नदी में छोड़ दिया जाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, फूड के लिए और कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ रही है, जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, वो बढ़ रहा है और लोगों को जो जीने का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसके वजह से जो फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो कम होती जा रही है। पहले लोग एक 15 लीटर या 20 लीटर की बाल्टी में नहा लिया करते थे, अब लोगों के घर में जकूज़ी हो गया है, तो जिसकी वजह से जो पानी की खपत है, जो पानी की नीड है नहाने के लिए, नहाने के पर्पज़ के लिए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आ रही है लोगों के पास, वैसे वैसे जो पानी की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। कोई भी आपको डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।